जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ़ ऑल पहले हम आपको ये बता दें ये वीडियो किन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, या फिर अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कक्षा 10 में हैं या फिर कक्षा 12 में हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रकाशिकी के बारे में। स्पेशली ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, ये रेलवे के जितने भी वैकेंसी आई हुई हैं, चाहे वो एएलपी की हो, टेक्नीशियन की हो, आरपीएफ की हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, किसी भी रेलवे की कोई भी वैकेंसी हो, स्पेशली रेलवे के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। हालांकि अगर किसी और भी एग्ज़ाम में अगर फिजिक्स से लाइट चैप्टर आता है तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें। और ये प्रकाशिकी का हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। हालांकि क्योंकि इसमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 100 से 150 प्रश्न बन सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस फर्स्ट वाले पार्ट में 50 से 60 प्रश्नों को कवर करेंगे, ठीक है। और इसका एक पार्ट और लाएंगे, उसमें हम लोग और भी जो चीज़ें छूटी रहेंगी उनको हम लोग आगे वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे प्रकाश है क्या। तो प्रकाश दरअसल एक ऊर्जा है, ठीक है। और इसी के कारण हम क्या करते हैं, ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं को देख सकते हैं। तो इसकी परिभाषा में आप ऐसे लिखेंगे कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा हम समस्त ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं को देख सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। अगर बात करें प्रकाश स्रोत क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो प्रकाश अपने अंदर से प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, अर्थात अपने अंदर से प्रकाश को निकालते हैं, बाहर रिलीज़ करते हैं, उन पदार्थों को हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। अगर बात करें प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश स्रोत बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दीप्त प्रकाश स्रोत और एक होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अगर हम बात करें कि दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो आप इसकी परिभाषा ऐसे देंगे कि वे प्रकाश स्रोत जो अपने अंदर यानी स्वयं से अपने अंदर से प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। और दीप्त प्रकाश स्रोत के एग्जाम्पल को आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दीप्त प्रकाश स्रोत के अंतर्गत आपके सूर्य आते हैं, तारे, विद्युत बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती, ठीक है, चिमनी वगैरह, ये सब क्या होते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत के अंतर्गत आते हैं, यानी ये अपने अंदर से स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो अदीप्त प्रकाश स्रोत की परिभाषा ये है कि वे प्रकाश स्रोत जो दीप्त प्रकाश स्रोतों की वजह से अपने अंदर से प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये लोग क्या करेंगे, इसके बदौलत अपने अंदर से प्रकाश का उत्सर्जन करेंगे, ठीक है। यानी इनके खुद का प्रकाश नहीं होगा, ये दीप्त प्रकाश स्रोतों की वजह से चमकेंगे या प्रकाशित होंगे। तो इस तरह के प्रकाश स्रोत को हम लोग अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो चंद्रमा और कांच। देखिए, जो चंद्रमा होता है इसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य की वजह से चमकता है, ठीक है। उसी तरह कांच भी आप देखे होंगे, कांच में भी प्रकाश निकलता है। अब आप कहेंगे कांच से कहाँ प्रकाश निकलता है, तो आपने देखा होगा, अक्सर आपने बचपन में खेल मजाक किया होगा लड़कों के साथ। आप लोग क्या करते हो, शीशा जो होता है उसको धूप में रख देते हो, उसके बाद फिर उधर उसके तरफ घुमा के झापक मारते हैं। तो आप देखते हैं कि दरअसल जब शीशा घुमा के आप घर की ओर या फिर किसी के चेहरे पे अगर करते हैं, तो देखते हैं उसके चेहरे पे धूप आ जाती है। धूप आने का मतलब प्रकाश आ जाता है। तो दरअसल ये कांच भी क्या कर रहा है, अपने ऐसा लग रहा है कि कांच भी क्या कर रहा है, अपने अंदर से प्रकाश को रिलीज़ कर रहा है। तो ये दरअसल कांच के अंदर खुद का प्रकाश नहीं है, ये सूर्य की प्रकाश की वजह से वो वहाँ पर प्रकाश जा रहा है। तो इसलिए हम इसको अदीप्त प्रकाश स्रोत बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रकाश के गुण, यानी प्रकाश के बहुत सारे गुण होते हैं जो कि यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रकाश के गुण की, तो प्रकाश जो होता है स्वयं अदृश्य होता है, यानी प्रकाश खुद नहीं दिखाई देता है, परंतु इसकी वजह से हम समस्त वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी प्रकाश जो होता है खुद उसको नहीं देख सकते हैं आप, लेकिन उसकी वजह से आप सभी चीज़ों को देख सकते हैं। प्रकाश क्या होता है, एक सीधी रेखा में चलता है, इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी प्रकाश बिना किसी माध्यम, बिना किसी सहारे के वो गति कर सकता है, अर्थात प्रकाश जो होता है वो निर्वात में भी चल सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें ध्वनि की, तो ध्वनि जो होता है ना, उसके चलने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होती है। ध्वनि जो होती है निर्वात में नहीं चल सकती। लेकिन प्रकाश क्या होता है, यह एक दरअसल विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, जिस वजह से विद्युत चुम्बकीय तरंग की बात यह है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग एक ऐसी तरंग होती है जो बिना किसी माध्यम के ही वो गति करती है। तो ठीक उसी तरह आपका प्रकाश भी एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, वो भी क्या करता है, बिना किसी माध्यम के यानी निर्वात में भी वो गति कर सकता है। और जो प्रकाश होता है वो पारदर्शी पदार्थ को पार कर लेता है, जबकि अपारदर्शी पदार्थ को पार नहीं कर पाता। यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे क्या होता है, प्रकाश गुजर जाता है, तो उन्हें पारदर्शी कहते हैं। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे प्रकाश नहीं गुजर पाता, तो उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। तो प्रकाश क्या होता है, पारदर्शी पदार्थों में गुजर जाता है, जबकि अपारदर्शी पदार्थों में नहीं गुजरता। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कांच, तो कांच जो होता है ना, उसमें से क्या होता है, प्रकाश
गुजर जाता है। जबकि बात करें दीवार, लकड़ी, लोहा, इन सब चीज़ों में प्रकाश क्या होता है, नहीं गुजर पाता है। अगर बात करें कि प्रकाश, तो प्रकाश जो होता है ना, भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न चाल से गति करता है। यानी जैसे अगर हवा की बात करें तो हवा में अलग चाल से गति करेगा, पानी की बात करें तो पानी में अलग चाल से, कांच में अलग चाल से, निर्वात में अलग चाल से गति करता है, ठीक है। तो भिन्न, अगर माध्यम भिन्न भिन्न है तो उसकी चाल भी क्या होती है, भिन्न भिन्न हो जाती है। लेकिन जो प्रकाश होता है सबसे तेज़ निर्वात में चलता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या इसी को आप 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं। और जबकि बात करें सबसे कम, तो सबसे कम वो हीरे में चलता है, और हीरे में इसकी चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या इसी को आप कह सकते हैं 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब बात करेंगे प्रकाशिक माध्यम क्या होते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम से भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम की परिभाषा, एक वे माध्यम या वे पदार्थ जिनसे प्रकाश गुजर जाता है उन्हें हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शक, पारभासक, अपारदर्शक। ऐसी को पारदर्शी, पारभासक और अपारदर्शी के नाम से भी जानते हैं। देखिए पारदर्शक क्या होता है कि वे पदार्थ या वे माध्यम जिनसे प्रकाश आसानी से, यानी कहने का मतलब 100% कह सकते हैं, पूरा प्रकाश अगर गुजर जाए तो उस तरह के पदार्थ को हम लोग कहते हैं पारदर्शक पदार्थ। इसमें आपके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हवा और कांच, ये 2 लोग आएंगे। पारभासक की बात करेंगे तो वे पदार्थ जिनसे प्रकाश का कुछ अंश ही बाहर, मतलब क्रॉस कर पाया है। जैसे इसमें क्या आया था, लगभग 100% प्रकाश क्रॉस कर जाए, तो वो आपका होता है पारदर्शक। और इसमें पारभासक में क्या होता है, कुछ ही अंश प्रकाश पार कर पाए, बाकी ना पार कर पाए, तो इस तरह के पदार्थ को पारभासक कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें होता है दूषित जल, घिसा हुआ कांच, तेली कागज़, तो ये सभी पारभासक में आते हैं। अगर हम बात करें अपारदर्शक में, तो इसमें आपका जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, दीवार, इसमें क्या होता है कि मतलब प्रकाश का 1% भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। यानी अगर ये प्रकाश के आगे आ जाएंगे ना, तो प्रकाश क्या होगा, इनसे 1% भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो इसलिए इनको अपारदर्शक कहते हैं। इसमें लकड़ी, लोहा, दीवार, ये लोग इसके एग्जाम्पल होते हैं। अगर अब बात करें हम प्रकाश के परावर्तन की, तो यहाँ से भी आपके कई प्रश्न बनते हैं, तो आइए इनको भी समझते हैं। परावर्तन का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए, जो परावर्तन होता है ये अपारदर्शी सतहों में देखने को मिलता है। परावर्तन की परिभाषा ये है कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, अपारदर्शी सतह से टकराती है, तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, जिस तरफ से आई रहती है उसी माध्यम में वो लौट जाती है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई अपारदर्शी पदार्थ है, और इधर क्या है, इधर कोई दूसरा माध्यम है, इधर हवा है मान लीजिए। तो यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे आई है, ठीक है, और यहाँ पे आई, इससे यहाँ पे टकराई, और टकराने के बाद क्या हुई, जिस माध्यम यानी हवा से आई थी, फिर पुनः क्या हुई, हवा में ही लौट गई। तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए ये जो किरण आती है, दरअसल इसको आपतित किरण कहते हैं, जो टकरा के वापस जाती है इसको परावर्तित किरण कहते हैं। और ये दोनों आपतित किरण, परावर्तित किरण जिस जगह पे मिलती हैं, इसके सीध में जो लाइन खींची जाती है, इसी को दरअसल हम लोग अभिलंब कहते हैं, ठीक है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बनता है जिसको आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसको आर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे अगर बात करें आई का मतलब क्या होता है, तो ये आपका आपतन कोण होता है, आर परावर्तन कोण होता है। और आपको बता दें कि परावर्तन की घटना में ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करेंगे परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन बेसिकली 2 प्रकार में होता है, एक नियमित परावर्तन होता है और एक अनियमित परावर्तन होता है। तो जो नियमित परावर्तन होता है ये बेसिकली चिकना या कह सकते हैं समतल सतहों में होता है, और इसमें चकाचौंध बहुत ज़्यादा होता है। जबकि बात करें अनियमित परावर्तन क्या होता है, तो ये दरअसल खुरदुरे सतहों में होता है, और इसमें चकाचौंध जो होता है, चकाचौंध का मतलब होता है झापक, इसमें कम होता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई एक एकदम समतल सतह है, तो इसमें अगर मान लीजिए कई प्रकाश किरणें आ रही हैं, ठीक है, तो ये जब जैसे ये 3 प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो ये टकरा के इधर जाएगी, ये वाली इधर जाएगी और ये वाली इधर जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कई प्रकाश किरणें एक साथ आएँ और टकराने के बाद सभी एक साथ एक ही दिशा में जाएँ, तो इस तरह के परावर्तन को हम लोग कहते हैं नियमित परावर्तन, और ये दरअसल समतल सतहों में होता है। अगर मान लीजिए कोई सतह खुरदुरी यानी उबड़ खाबड़ है, इस तरह से है, ठीक है, कोई सतह अगर इस तरह से, तो इसमें जैसे मान लीजिए प्रकाश किरण से 3 प्रकाश किरणें एक साथ आ गई, ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि तीनों टकराने के बाद एक ही दिशा में जाए। जैसे मान लीजिए अगर एक टकराने के बाद इधर चली गई, एक टकराने के बाद उधर चली गई, ठीक है, एक टकराने के बाद इधर चली गई, तो यानी यहाँ पे देखा जा रहा है कि तीनों किरणें क्या हैं, अलग अलग दिशाओं में गई हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं अनियमित परावर्तन। और देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे कांच होते हैं, अगर
एकदम चिकना रहता है तो उस पर उसकी तरफ आप देखते हैं तो आपको झापक ज़्यादा दिखता है, यानी चकाचौंध दिखता है। जबकि अगर थोड़ा सा खुरदुरा सतह दीवार वाल को आप देखते हैं तो आपको झापक बिल्कुल भी नहीं दिखता है। तो इसलिए होता है क्योंकि उसमें प्रकाश किरणें क्या होती हैं, कई दिशाओं में फैल जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है एक ही दिशा में आती है, जिस वजह से हमें थोड़ा सा झापक फील होता है। अब हम बात करेंगे परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के बेसिकली 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई माध्यम है, यहाँ से प्रकाश किरण आई, इधर टकरा के गई, ये आपका अभिलंब हो गया। तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये क्या हो गया, अभिलंब। तो इसमें एक आ जाता है पहले नियम में कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पे होते हैं, यानी एक सतह पे होते हैं। ठीक है। और अब आइए हम यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट पर बात करते हैं। इसमें लिखा है यदि प्रकाश की किरण किसी सतह पर लंबवत आपतित होती है तो उसका परावर्तन तथा आपतन कोण क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात जिस मार्ग से आई रहती है वह उसी मार्ग में वापस चली जाती है। कहने का मतलब ये है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मैंने द्वितीय नियम को तो बताया ही नहीं, तो द्वितीय नियम को ध्यान दे दीजिए भैया। हालांकि मैंने बता दिया द्वितीय नियम क्या है। द्वितीय नियम में ये कहा जाता है कि किस परावर्तन की घटना में जो आपतन कोण होता है यानी आई, और जो परावर्तन कोण होता है आर, दरअसल वो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर, यानी कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर। ये दूसरा नियम। अब नोट पॉइंट में आपको ये बताना, जैसे इसमें मान लीजिए सपोज दैट ये कोई सतह है, ठीक है। तो अगर प्रकाश किरण थोड़ा तिरछी आती है ना, तो यहाँ पे आपतन कोण भी बनेगा, परावर्तन भी कोण बनेगा, और जिस मार्ग से आई रहती है उसी मार्ग में वापस नहीं जाएगी, सीधा इधर चली जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए किसी सतह पर प्रकाश किरण को लंबवत गिराया जाए, लंबवत का मतलब सतह से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए अगर गिराया जाए, तो न तो इसमें आपतन कोण बनेगा ना परावर्तन कोण बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए इधर से आपने भेजा तो पुनः इसी मार्ग में वो प्रकाश किरण क्या होगी, वापस चली जाएगी। तो इस यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं कि अगर प्रकाश की किरण को किसी सतह पर लंबवत गिराया जाए तो उसका आपतन कोण क्या होगा, या फिर आपसे परावर्तन कोण क्या होगा ये पूछ लेगा, या फिर कह सकते हैं कि वो प्रकाश किरण किधर जाएगी, तो जिस मार्ग से आई रहती है उसी मार्ग में वापस क्या होगी, चली जाएगी। अब हम बात करें दर्पण किससे कहते हैं। दर्पण की परिभाषा ये है कि जब किसी कांच के एक तरफ चाहे इधर चाहे इधर, जब किसी कांच के एक तरफ लाल ऑक्साइड से कलई कर दिया जाता है तो इससे एक नई संरचना बनती है जिसको हम लोग दर्पण के नाम से जानते हैं। दर्पण बेसिकली 2 प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोली दर्पण। देखिए समतल दर्पण, अच्छा यहाँ पे पहले आप कुछ और बातें बता दूँ। देखिए जैसे जिधर आप कांच में कलई यानी पेंटिंग नहीं किए हैं उस वाले सतह को हम लोग कहते हैं परावर्तक पृष्ठ, या इसी को हम लोग चिकना पृष्ठ भी कह सकते हैं। और जिधर आपने कलई किया हुआ है उधर वाले को हम लोग कहते हैं कलई वाला भाग। कलई का मतलब होता है पेंटिंग करना। तो अगर यहाँ पे अगर हम बात करें समतल दर्पण की, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ पूरी तरह से क्या हो, समतल यानी सीधा हो, तो इस तरह के दर्पण को हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। अगर बात करें गोली दर्पण की, तो गोली दर्पण की परिभाषा ये है कि ऐसा दर्पण जिसे एक खोखले गोले से काटकर बनाया जाता हो उसे गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई गोला है, खोखला गोला है, इसको आपने क्या किया, यहाँ से काट दिया, तो इधर काट दिया तो कुछ इस शक्ल में आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अगर मान लीजिए एक और मैंने यहाँ पे बना दिया, अगर मान लीजिए मैं इसको इधर साइड कलाई कर दूँ और इसमें इधर साइड कलाई कर दूँ, देखिए इसमें क्या था कि इसमें ये पूरा प्लेन था, तो चाहे आप इधर कलई करें चाहे इधर करें ये समतल दर्पण ही बनेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें अगर आप इधर साइड कलई कर देते हैं तो एक अलग दर्पण बनेगा, और इधर साइड कलई कर देंगे तो एक अलग दर्पण बनेगा। अब आपको कैसे पहचानना है कि कौन सा दर्पण आपका बना हुआ है, तो इसमें देखिए यहाँ पे जैसे आपने इधर कलई कर दिया तो इधर जो ये वाला आपका पोर्शन चिकना हो जाएगा, आपने इधर कलई कर दिया तो आपका ये वाला पोर्शन चिकना हो जाएगा। तो इसमें देखना है कि चिकना वाला अंदर की ओर दबा है कि ऊपर की ओर उठा है। अगर चिकना वाला पोर्शन अंदर की ओर दबा है तो आज से अंदर आज से अवतल, और अगर चिकना वाला पोर्शन ऊपर की ओर उठाया तो यानी ऊ से ऊपर ऊ से उत्तल। तो इसका मतलब ये वाला अंदर की ओर दबा है इसलिए अवतल दर्पण बनेगा, और ये चिकना वाला पृष्ठ ऊपर की ओर उठा है इसलिए क्या बनेगा, उत्तल दर्पण बनेगा। तो अगर इनकी पहचान की बात करें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर क्या होता है, उठा होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। थोड़ा सा आइए हम लोग समतल दर्पण से संबंधित कुछ बातों को याद पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न किए जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है प्रश्न, और पूछा जाएगा। और अगर बात करें इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो इसमें प्रतिबिंब जो होता है सदैव सीधा आभासी बनता है। अब एक आध 2 पॉइंट और है, उनको भी आइए समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही पीछे बनता है जितनी की वस्तु के
जितनी की वस्तु दर्पण से आगे होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि समतल दर्पण में क्या होता है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये समतल दर्पण है, ठीक है, और आपने इधर इसके सामने आपने 5 सेंटीमीटर की वस्तु को रखा है, तो इसका जो इसमें प्रतिबिंब बनेगा वो भी क्या होगा, 5 ही सेंटीमीटर का बनेगा। साथ ही साथ इस वस्तु को आपने इस दर्पण से जितना दूरी पर रखा है, इसके अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा उतनी ही दूरी पर बनेगा, ये कहने का मतलब है। और अगर इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि एच ऊंचाई के व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए h/2 ऊंचाई का समतल दर्पण लेना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर मान लीजिए समतल दर्पण के सामने आप अपना पूरी बॉडी को देखना चाहते हैं, तो अगर आपकी मान लेते हैं हाइट जो है सपोज दैट 6 फुट की है आपकी हाइट, तो अगर आप पूरा शरीर अपना देखना चाहते हैं समतल दर्पण में, तो यानी हाइट का आधा है, अर्थात 3 फुट का दर्पण आपको लेना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी पूरी हाइट को देख पाएंगे। तो इसका यही कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति h ऊंचाई का है तो उसको पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए h/2 ऊंचाई का दर्पण लेना चाहिए। एग्ज़ाम में पूछा गया कि एक व्यक्ति मान लीजिए 5 फुट 6 इंच का है, सपोज दैट 5 फुट 6 इंच का है, तो बताइए उसको पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने फुट का दर्पण चाहिए। तो इसका सीधा सीधा आपको आधा कर देना है, सीधा आंसर आ जाएगा। अब आइए हम लोग बात करेंगे गोली दर्पण के बारे में। तो गोली दर्पण आपका बेसिकली 2 प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और गोली दर्पण, ठीक है। आइए यहाँ पे पहले हम कुछ बातों को पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका ये उत्तल दर्पण बना हुआ है, ठीक है। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और इसका एक यहाँ पे केंद्र बनता है जिसको हम लोग वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। तो उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है वो पीछे की ओर बनता है, ठीक है। और इनके बीच में यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में एक स्थान होता है जिसको हम लोग मुख्य फोकस के नाम से जानते हैं। इतनी बातें आपको ध्यान देनी है। तो इसमें उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है इसके 2 कंडीशन है, और यहाँ से भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात हो, हर जगह यहाँ से प्रश्न बनता रहता है। तो इसमें 2 कंडीशन होती है। इसमें अगर जैसे मान लीजिए अगर एक कंडीशन इसमें होती है कि अगर वस्तु जो है वो अगर अनंत पर रखी जाए, यानी वस्तु को अगर अनंत पे कहीं आप रख दीजिए, ये वस्तु को कहीं आप अनंत पर रख दीजिए, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो पहली बात देखिए, चाहे वो वस्तु कहीं भी रखी जाए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब पीछे ही बनता है, ठीक है। पीछे की ओर बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। जैसे अगर अनंत पे वस्तु को रख दिया है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में, अगर अनंत पे रखा है तो दर्पण के पीछे बनेगा, पहली कंडीशन। आभासी बनेगा, सीधा रहेगा और वस्तु से बहुत छोटा रहेगा। दूसरी कंडीशन इसमें होती है कि अगर मान लीजिए वस्तु को आप अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी आप रख दीजिए, तब भी इसमें प्रतिबिंब क्या होगा, पीछे बनेगा, सीधा होगा, आभासी होगा, लेकिन छोटा बनेगा। ये नहीं कह सकता कि बहुत छोटा बनेगा, छोटा बनेगा। तो ये 2 कंडीशन इसमें होती है। अगर बात करें कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, तो इसका उपयोग होता है जैसे स्कूटर, मोटर, कारों आदि वाहनों में साइड दर्पण के रूप में। जो आपकी गाड़ियों में जो साइड में मिरर लगा होता है, पीछे का पोर्शन आप देखते हैं, वो दरअसल उत्तल दर्पण ही होता है। यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा गया हुआ प्रश्न है कि वाहनों का जो साइड दर्पण होता है या साइड मिरर जो होता है वो कौन सा होता है, उत्तल अवतल। तो ध्यान देना, उत्तल होता है। तो इसमें स्कूटर, मोटर, कारों आदि वाहनों में साइड दर्पण के रूप में किया जाता है, जिससे कि पीछे के काफ़ी बड़े क्षेत्र को स्पष्ट व सीधा दिखा जा सके। अगला इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग गली तथा बाज़ारों में लगे हुए लैंपों में परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है, ताकि जिससे लैंप का प्रकाश अपसारी किरण पुंज के रूप में गली तथा सड़क के काफ़ी क्षेत्र तक फैला जा सके। हाँ, एक चीज़ आपको यहाँ पे और भी ध्यान देना है कि जो उत्तल दर्पण होता है, दरअसल इसको हम लोग अपसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। ध्यान देना, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण को हम लोग किस दर्पण के नाम से जानते हैं। तो ध्यान देना, उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। इतनी बातें आपको ध्यान देनी है। अब आइए हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण के बारे में। अगर हम बात करें कि अवतल दर्पण, तो जैसे भी उत्तल दर्पण की बात किया तो उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। तो उसी तरह अगर बात करें अवतल दर्पण की, तो इसे हम लोग अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। जैसे उसमें 2 कंडीशन थी प्रतिबिंब बनाने की, तो इसमें आपके 6 कंडीशनें होती हैं प्रतिबिंब बनाने की। देखिए, जैसे पहले आपको देख लीजिए, यहाँ पे ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण के इधर साइड, आगे साइड, यहाँ पे आपके वक्रता केंद्र होंगे, ध्रुव और इनके बीच के स्थान को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसमें 6 कंडीशनों में प्रतिबिंब बनता है। एक पहली कंडीशन होती है कि प्रतिबिंब को अनंत पे कहीं रखा जाएगा, अनंत पर, इनफाइनाइट पर। दूसरी कंडीशन होगी कि इसमें अनंत और वक्रता केंद्र इनके बीच में कहीं रखा जाएगा। तीसरी कंडीशन होगी कि वक्रता केंद्र पर ही रखा जाएगा। चौथी कंडीशन होगी वक्रता केंद्र और इस पर रखा जाएगा। फिर 5वीं कंडीशन होगी यहाँ पे रखा जाएगा। फिर 6ठी कंडीशन में मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाएगा।
तो इसमें 6 कंडीशन होती हैं। और आपको मैं बता दूं, इसमें 6 कंडीशनों में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, फिर वक्रता केंद्र पर, फिर वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, फिर मुख्य फोकस, इन 5 कंडीशनों में क्या होता है, प्रतिबिंब दर्पण के पहले ही बनेगा। और पहले बनेगा, साथ ही साथ इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा। ठीक है, सॉरी, आभासी तो उत्तल में बनता है, इसमें वास्तविक बनेगा, ये ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखिए, इसमें प्रश्न ये पूछा जाएगा कि अगर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब अनंत पर कहीं रखा है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ध्यान देना है कि जब अगर वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका जो प्रतिबिंब है ना वो फोकस तल पर बनेगा। फोकस तल का मतलब यहाँ पे, इसके यहाँ पे बनेगा, फोकस तल पर बनेगा। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए ताकि आपके काम, हालांकि भी रुकिए हम लगा देंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो इसमें जब प्रतिबिंब अनंत पर होता है, सॉरी प्रतिबिंब नहीं, वस्तु जब अनंत पर होती है तो इसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस तल पर बनेगा, यानी यहाँ पे बनेगा, और ये दर्पण से पहले बनेगा, वास्तविक होगा, वस्तु से छोटा बनेगा। अगली कंडीशन होती है जब प्रतिबिंब को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाएगा, तब जो प्रतिबिंब है वो फोकस तल और वक्रता केंद्र के, यानी यहाँ कहीं बनेगा, बीच में बनेगा। ठीक है, दर्पण से पहले बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है, और वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक भी होगा, ये ध्यान देना है। अगली कंडीशन आती है कि जब प्रतिबिंब को वक्रता केंद्र पर ही रख दिया जाए। तो यहाँ से एक आपको बता दूँ, प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जब वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बने। तो ध्यान देना है कि अगर आप दर्पण नहीं, वस्तु को अगर आप उसके वक्रता केंद्र पर रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब उसके बराबर बनेगा, ये ध्यान देना है, और इसी पे बनेगा। और दर्पण से पहले बनेगा, छोटा बनेगा, छोटा नहीं, बराबर बनेगा। ठीक है, बराबर बनेगा और उल्टा बनेगा, ये ध्यान देना है। फिर अगली कंडीशन आती है कि जब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा जाएगा तो इस समय क्या होगा कि प्रतिबिंब जो होगा वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ठीक है, और इसमें भी उल्टा बनेगा, वास्तविक होगा और वस्तु से इस बार बड़ा बन जाएगा। देखिए, जब इसको यहाँ इनके बीच में रखा जाएगा ना तो वस्तु से फिर बड़ा बनने लगेगा प्रतिबिंब। फिर अगली कंडीशन 5वीं होती है कि जब वस्तु को मुख्य फोकस पे ही रख दिया जाए। तो मुख्य फोकस पे रख देते हैं ना, तो इसमें भी प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण से पहले बनेगा, वास्तविक होगा, इसमें भी क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। ये 5 कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, प्रतिबिंब दर्पण से पहले ही बनता है। एक छठी कंडीशन आती है जब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रख दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इस बार वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनने लगता है और इसमें आभासी बनने लगता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान देनी। तो आइए हम पहले इसके लगा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने इन 6 कंडीशनों को यहाँ पे लिख रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आप पढ़ेंगे तो सारी बातें हमारे जो हमने बताया है वो सभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें एक पहला मैं बता देता हूँ। इसमें पहले मैं बताया था कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है और कहाँ बनता है, फोकस तल पर बनता है, जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया। उसी तरह अगर अगला एक और समझ लीजिए, जब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, वस्तु को जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तब वस्तु फोकस तल और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा बनता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया था। तो इसको भी देखिए, फिर उसके बाद जो यहाँ पे मैंने लिखा है इसको भी आप पढ़िए। तो दोनों चीज़ों को आप कंपेयर करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। यहाँ से पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर कब बनेगा और उसी स्थान पर कब बनेगा, तो जब वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा। तो ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में जो 6वां वाला है कंडीशन, तो इसमें 6वें वाले कंडीशन में क्या, जब आप मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रख देते हैं तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो पीछे की ओर बनेगा, आभासी इस टाइम बनने लगता है। बाकी 5 कंडीशनों में वास्तविक बनता है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है। तो अवतल दर्पण के हालांकि कई जगह पर उपयोग है। तो यहाँ पे कई जगह लिखा है मैंने कि बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके डॉक्टर आँख, नाक, कान, गले आदि का निरीक्षण करते हैं। सौर भट्टियों में, सौर भट्टी क्या होती है, सोलर प्लांट जो होता है वहाँ पे प्रकाश, सोलर के पैनल पर प्रकाश किरणों को इकट्ठा गिराने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद इसका उपयोग होता है कि अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंप, जैसे आपने मूवी वगैरह में देखा होगा
तो बेड के बगल में एक छोटा सा टेबल पे लैंप रहता है, जब रात को उठते हैं तब उसको जला देते हैं, फिर उसके बाद उसको ऑफ़ कर देते हैं। तो इस टेबल के पास रखा रहता है। इसमें इस तरह का आपका अगर मैं बना के दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है। इस तरह से इसमें बना रहेगा, ऐसा कुछ यूँ टाइप का। इधर से जला देते हैं तो इधर प्रकाश होने लगता है इस तरह का, और ये एक टेबल पे रखा रहता है, तो वहीं पे इसका उपयोग होता है। और अगला इसका उपयोग होता है मोटर कारों, रेल के इंजनों, स्टीमरों तथा सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ताकि जिससे दूर की वस्तुओं को प्रकाशित किया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बात कर लेते हैं, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो गोली दर्पणों की वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर तथा स्मॉल एफ, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। तो फोकस दूरी तथा वक्रता के बीच संबंध ये है कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो इसका फार्मूला तो F बराबर R/2 या फिर R बराबर 2F होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर आप कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। अगर हम बात करें दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण का सूत्र होता है 1/F। गोली दर्पण का सूत्र 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो इसमें ध्यान देना, दोनों में मतलब इनके बीच प्लस होता है, इनको आगे पीछे किसी को आप रख सकते हैं। अगला हम लोग बात करेंगे रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो रेखीय आवर्धन की परिभाषा ये है कि रेखीय आवर्धन वह भौतिक राशि है जो हमें यह बताती है कि किसी भी वस्तु को दर्पण के सम्मुख रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कितना गुना बड़ा व छोटा बनेगा। और इसको बेसिकली हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई मात्रक और कोई बीमा इसका नहीं होता है। अगर हम बात करें इसके फार्मूले की, तो इसका एक फार्मूला होता है m बराबर -v/u, और एक होता है m बराबर h-h। या अगर यहाँ पे बात करें v का मतलब क्या है, तो v का मतलब है वस्तु दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, u का मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी, h- का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, h का मतलब वस्तु की लंबाई। और यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे m का मतलब रेखीय आवर्धन है, तो अगर मान लीजिए किसी दर्पण में अगर रेखीय आवर्धन 1 से बड़ा बन रहा है तो इसका मतलब h- का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, h का मतलब वस्तु की लंबाई। तो अगर रेखीय आवर्धन 1 से बड़ा बनता है तो प्रतिबिंब की लंबाई जो होती है वस्तु की लंबाई से बड़ी होती है, ठीक है। और अगर मान लीजिए रेखीय आवर्धन 1 से छोटा होता है तो प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है वस्तु की लंबाई से छोटी होती है। और अगर मान लीजिए रेखीय आवर्धन का मान 1 ही हो जाता है, तब दोनों यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, दोनों की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर हो जाती हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना है कि उत्तल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन सदैव धनात्मक व 1 से अधिक होता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन, तो इसका जो तो देखिए अवतल में तो ऋणात्मक भी हो अवतल में ऋणात्मक भी हो सकता है, 1 से बड़ा, कम, बराबर हो सकता है। लेकिन उत्तल दर्पण में बात करें तो इसका रेखीय आवर्धन सदैव धनात्मक होगा और 1 से हमेशा कम होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है, 1 से कम होने का अर्थ ये कि उत्तल दर्पण के सामने किसी भी वस्तु को कहीं भी आप रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सदैव वस्तु से छोटा ही बनेगा। अगर इसका हम प्रमाण की बात करें तो आपकी जो बाइक वगैरह होती है उसमें उत्तल दर्पण ही लगा होता है। आप कभी उसमें अपना चेहरा को देखिएगा तो आप हमेशा देखेंगे आपका चेहरा उसमें छोटा ही बनता है। तो उम्मीद करूँगा इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, लगभग इसमें हमने अगर देखा जाए तो 50 से 60 प्रश्न यहाँ से आपके बन सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से देखिए, यहाँ से आप प्रश्नों को बनाने का प्रयास करिए और इसको एक बार देखने के बाद इसका नोट्स भी बनाइए ताकि आप अपने एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में आप अच्छा से अच्छा कर पाएँ। तो हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।